आज के लेक्चर में हम सीखने को जा रहे हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। और एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट लेंगे, लेकिन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक होता क्या है उससे पहले हम ये जानते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक वर्ड का यूज सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया था। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के जिनका नाम था बर्थेलॉट। तो बर्थेलॉट नाम के साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने एक्सोथर्मिक वर्ड या फिर इंडोथर्मिक वर्ड हो इसका सबसे पहले यूज किया था। अंडरस्टूड। और जब भी थर्म वर्ड आए ना, थर्म वर्ड, तो आप समझिए थर्म वर्ड किससे रिलेटेड होता है, हीट से रिलेटेड होता है। और हीट का मतलब क्या, एनर्जी समझिए। हीट का मतलब क्या समझना है, एनर्जी। जैसे हमने बोला थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर में क्या करते हैं, थर्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, वो भी हीट से रिलेटेड होता है। इससे थर्मोमीटर से हम लोग अपने टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जो थर्म वर्ड होता है ना, चाहे हमने थर्मस बोल दिया, समझ में आया, या फिर थर्मल एनर्जी बोल दिया हमने, या फिर थर्मल पॉल्यूशन बोल दिया, तो जब भी थर्मल वर्ड यूज होता है ना, तो थर्मल वर्ड किससे रिलेटेड होता है, हीट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, हीट से रिलेटेड होता है। और हीट को आप एनर्जी समझिए, हीट को आप क्या समझिए, एनर्जी समझिए। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा बच्चों जहां पे ना एनर्जी रिलीज होगा। जहां पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। एनर्जी हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकता है, एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकता है, और एनर्जी साउंड के फॉर्म में भी रिलीज हो सकता है। जनरली एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हीट के फॉर्म में भी हो। लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, साउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कोयला होता है, उसमें कार्बन होता है, तो उसके लिए सी लिख दीजिए। और आपको पता है बर्न करने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। तो C+O2 क्या देगा, CO2। और साथ में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो जरूरी नहीं है कि वो हीट ही होगा, उसके साथ लाइट भी होता है। उसके साथ क्या होता है, लाइट भी होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे भी जैसी एक्स वर्ड यूज होता है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, थर्म का मतलब तो हीट हुआ, अब यहाँ पे एक्स वर्ड यूज हुआ। तो अगर हमने बोला एक्स फ्रेंड, तो एक्स फ्रेंड का मीनिंग क्या होता है, एक्स फ्रेंड का मीनिंग वैसा फ्रेंड जो हमें छोड़ के चला गया। तो ठीक वैसे एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, एक्स का मतलब छोड़ना, और थर्मिक का मतलब हीट यानी एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज हो ना, जब एनर्जी छोड़ के चला जाए, यानी जब एनर्जी रिलीज हो ना, तब आप उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपको हमने बोला एनर्जी ना हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, और साउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे बोला H2+O2, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों ने वाटर का फॉर्मेशन किया। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ही कुछ बनेगा, डेट इज वाटर। और इसके साथ ना एनर्जी भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बाद में प्लस एनर्जी है, यानी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो आप इसको क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और याद रखिए बच्चों, जैसे हमने ऐसे लिख दिया A+B, इससे C का फॉर्मेशन हुआ, और बाद में हमने प्लस एनर्जी लिख दिया। हमने पूछा ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। लेकिन आप डाउट में आ सकते हैं, जब प्लस एनर्जी है तो प्लस एनर्जी को हमने यहाँ से इरेज किया और इधर माइनस एनर्जी लिख दिया, तब आप इसको क्या बोलेंगे, तो भी ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि प्लस इधर एनर्जी है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एनर्जी हो जाएगा। तो इधर साइड यानी प्रोडक्ट साइड प्लस एनर्जी हो, या फिर ये प्लस एनर्जी इधर माइनस के फॉर्म में हो, तो दोनों एक्सोथर्मिक के लिए यूज होगा। जैसे यहाँ पे प्लस एनर्जी है ना, तो पहले हम माइनस एनर्जी लिख सकते हैं। तो जब कभी भी एनर्जी रिलीज होता है ना, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और देखते एग्जांपल, आपको पता है दुकान से जो हम लोग लाइम लाते हैं चूना, उसका फॉर्मूला होता है CaO, इसको बोलते हैं क्यूक लाइम। इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं, तो आपको पता होगा कि वाटर ऐड करने के बाद उससे बहुत सारा हीट निकलता है। तो जब हीट बहुत ज्यादा रिलीज हुआ, तो आपको पता है हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जब किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो,
तो आप उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपने रिएक्शन देखा है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो आप बोलेंगे यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है तो आप उसको क्या बोल देंगे, आप उसको एक्सोथर्मिक बोल देंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बट एक्सोथर्मिक नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा N2 प्लस O2, अंडरस्टूड। लेकिन इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है ना, तब ये बनाता है NO। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन। या फिर इसी से एक जुड़ा हुआ है बच्चों, जैसे 2NO है तो 2NO के साथ O2 रख दीजिए, तब ये फॉर्मेशन करता है NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन कॉम्बिनेशन होते हुए भी ये क्या है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। यानी कॉम्बिनेशन तो है लेकिन ये एक्सोथर्मिक नहीं है। ये किसका एग्जांपल है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जब कभी भी आपको बोला जाए एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताइए जो एक्सोथर्मिक भी है, तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है जो कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। लेकिन कुछ रेयर केस में कॉम्बिनेशन क्या होता है, इंडोथर्मिक नेचर का भी होता है, क्योंकि इस सब रिएक्शन के लिए ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है और एनर्जी रिलीज नहीं होता उतना ज़्यादा। आपको पता होगा ना, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उतना टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाए तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर NO का फॉर्मेशन करता है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अंडरस्टूड। तो आप याद रखिए बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, वैसा रिएक्शन होगा जहां पे एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। समझ में आया। अब इंडोथर्मिक समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक का उल्टा होता है इंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है ना। तो इंडोथर्मिक होता है इसका उल्टा। तो अब इंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, वैसा रिएक्शन जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है रिएक्शन के लिए, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो या लाइट के फॉर्म में हो या साउंड के फॉर्म में हो। जैसे आपको पता हो फोटोसिंथेसिस, क्या पता हो बच्चों, फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता हो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ना सनलाइट का एनर्जी यूज किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का एनर्जी यूज किया जाता है ना, यानी वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो आप फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आप बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आप बोल दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। या फिर कभी कभी आपसे ये भी बोला जाएगा कि फोटोसिंथेसिस इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, बिकॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है तो आप फोटोसिंथेसिस को क्या बोल देंगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। या फिर जितने भी डिकम्पोजिशन होते हैं ना, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, और आपको पता है तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा।
तो इसके लिए ना हमें एनर्जी देना पड़ा, इसके लिए हमको क्या देना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा। तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए यहाँ पे एनर्जी देना पड़ा, यानी यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होता है तो आप इसको क्या बोल देंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने FeSO4 लिया तो आपने पढ़ा होगा ऐसी FeSO4 को जब हीट करते हैं ना तो ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा ना तो आप उससे क्या बोल देंगे, इंडोथर्मिक। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक प्रोसेस, अदरवाइज इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया। तो जब आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलिएगा आप इंडोथर्मिक नेचर का होता है। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन आपको पता होगा, रेस्पिरेशन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक होता है या इंडोथर्मिक होता है। अगर एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आ रहा है ना, ये रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो आप एक्सप्लेन कीजिए, अगर इंडोथर्मिक आपको दिख रहा है तो इसे भी आप जो है ना एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरे के पास शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।